सुबह सुबह पानी मुंह पे फेंके जाने के साथ तिया की नींद खुली। उसके ऊपर पानी डालने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन लिप्सा थी। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? लिप्सा चिल्लाए। ये रोज का था। तिया देखने में बेशक दुबली पतली थी लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने उसे इतना मासूम और प्यारा चेहरा दिया था कि कोई भी उसे देखकर अपने होश खो बैठता था। लेकिन तिया के चेहरे की तरह उसकी किस्मत खूबसूरत नहीं थी। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का अव्यांश, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, वो उसे छोड़ चुका था, क्योंकि वो उसे खुद को हाथ नहीं लगाने देती थी और उसके 52 वर्षीय पिता, जिनसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्होंने पिछली रात ही तिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातों में आके उसे बेरहमी से पीटा था। तिया ने खुद की हालत देखी, उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। अपनी सौतेली माँ और बहन से तो वो पहले ही नफरत करती थी, लेकिन आज अपने पिता से भी हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ईदिया बहुत शातिर औरत थी, वो हमेशा तिया के पापा हृदय के सामने तिया के साथ प्यार से पेश आती थी। लिप्सा भी एक आदर्श बड़ी बेटी और प्यार करने वाली बहन होने का ढोंग करती थी। हृदय घर में ज्यादा नहीं रहते थे, वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वो के कंपनी के ओनर के मैनेजर थे। तिया को हमेशा लगता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर कल रात वो भ्रम भी टूट गया। उसके पापा ने उस पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का जो पकड़ा गया था, क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड था भी या नहीं। बस लिप्सा का रोना धोना सुनकर ही उसे पीटना शुरू कर दिया, और सच ये था कि वो लड़का तिया का नहीं बल्कि लिप्सा का बॉयफ्रेंड था। गुस्से में चिल्लाते हुए हृदय ने कहा, तूने एक बार भी मेरी इज्जत की नहीं सोची। आज तूने साबित कर ही दिया कि तू मेरी नाजायज औलाद है। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी हर जरूरत को पूरा किया और उसका ये सिला दिया तूने मुझे। एहसान फरामोश। बचपन से ही तिया अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो बस उनकी एक गलती है जिसका बोझ वो आज तक ढो रहे हैं। इस छोटी उम्र में तिया को आज जिंदगी के दो सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला, जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। और दूसरा, उसके पापा ने आज कह दिया था कि वो उनके लिए बस एक बोझ है। ये सारी बातें तिया के दिल और दिमाग में घूम रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तिया को देख के लिप्सा बोली, अब अगर और मार नहीं खानी है तो ये रोना धोना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, तिया रोते हुई बोली। तभी अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने कहा, लगता है रात की मार से पेट नहीं भरा, और मार खानी है क्या? तिया रोने लगी तो लिप्सा ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया। तू है ही इस लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से अगली शिकायत ये करूंगी कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। खुद को संभालते हुए तिया बोली, मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। दर्द में कराहती हुई तिया किसी तरह से बिस्तर से निकली और बाथरूम से फ्रेश होके सीधा किचन में चली गई। उसके पापा सुबह सुबह ही एक ऑफिस टूर पर शहर से बाहर जा चुके थे। तिया को अब कुछ दिन अकेले ही इस माँ बेटी के साथ रहना था, इसीलिए जो वो कहें वही करने में भलाई थी। तिया के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। घर का सारा काम करके, भूखी, वो अपने कमरे में आ गई। उसे खाना बनाने की इजाजत थी, खाने की नहीं। अकेली अपने कमरे में बैठी तिया रोते हुए बोली, मम्मा आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई, मुझे क्यों अपने साथ नहीं ले गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज औलाद हूं ना, वो दोनों भी मुझे बहुत मारते पीटते हैं, वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। वो तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये कहकर तिया एक बार फिर रोने लगी। तिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में उसको ये लोग जीने नहीं देंगे और कॉलेज में सहाना राय उसका इंतजार कर रही होगी। सहाना राय तिया के कॉलेज की एक लड़की थी, जो बहुत खूबसूरत थी और बहुत अमीर भी। तिया को छोड़ के अव्यांश अब सहाना के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। जब उसने सहाना का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तब पूरे कॉलेज के सामने सहाना ने तिया का मजाक उड़ाया था, उसे बहुत बेइज्जत किया था, सब लोग तिया पर हंसने लगे थे। तिया को अपने लिए आवाज उठानी नहीं आती थी। वो सिर्फ चुप करके सब दुख सहना जानती थी, उसके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता था।
और क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे पैसे नहीं देते थे, वो कॉलेज की कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाती थी। पैसों की कमी की वजह से उसने 1 साल गैप भी लिया था। वो जैसे तैसे करके अपने कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। वो सेकंड ईयर आर्ट्स की स्टूडेंट थी। और क्योंकि वो टॉपर थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। कुछ दिन बाद, एक रात, नाइट क्लब बार में लिप्सा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में कुछ बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के भी थे, जो नशे में धुत थे। उनकी नज़र लिप्सा पर पड़ी, जो छोटे कपड़े पहने नशे में झूम रही थी। वो उसे बुरी नज़र से देखने लगे। जब लिप्सा बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के भी उसके पीछे पीछे गए और उन्होंने लिप्सा को पकड़ लिया। जैसे ही उन लड़कों ने उसे पकड़ा, उसका सारा नशा उतर गया। एक लड़का बोला, हे बेबी कम ऑन, लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज की रात हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धुत थे। लिप्सा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। तीसरा लड़का बोला, ऐसे कैसे जाने दे बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय। तो लिप्सा खुद को बचाने के लिए अचानक से बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो लड़का लिप्सा को गंदी नजरों से देखते हुए बोला, ऐसा क्या, जरा देखें तो सही। लिप्सा ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना फोन निकला और तिया की फोटो उन लड़कों को दिखाते हुए बोली, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। सब लड़के तिया की फोटो देखने लगे। तिया की फोटो देख के उनकी नीयत खराब हो गई। वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है? लिप्सा घबराते हुए बोली, वो तो घर पे है, उसे बुलाना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का लिप्सा को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो बुला, किसने मना किया है? लिप्सा ने उनकी आंखों में तिया के लिए हवस देख ली थी। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी होगी। तो उन चारों में से एक लड़का बोला, जब तू अभी यहाँ हमारे पास है तो हम तेरी बहन के लिए रिश्वत क्यों दें? ये कहकर उस लड़के ने लिप्सा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लिप्सा खुद को हौसला देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराए और बोली, मैं तो मिल जाऊंगी, लेकिन मेरी बहन, जो तुम सबने देख ही लिया है कि कितनी खूबसूरत है, वो नहीं मिलेगी। उनमें से एक दूसरा लड़का लिप्सा को घूरते हुए बोला, तो तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो? लिप्सा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो दूसरा लड़का बोला, 2 सेकंड पहले तक अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और अब अपनी बहन का भाव सेट कर रही है। कितना चाहिए? लिप्सा बोली, 50 लाख। ये सुन के उन चार में से 3 लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन वो चौथा लड़का जो अब तक लिप्सा के पास नहीं आया था, वो चुप रहा और लिप्सा को देखता रहा। लिप्सा भी उसे देख रही थी। ये लड़का दिखने में बहुत अमीर था। कुछ ही पल बाद वो बोला, डन। लिप्सा हैरान थी, लेकिन उसने यह अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने दिया। उस लड़के ने अपनी चेकबुक निकाली और 50 लाख का चेक काट के लिप्सा को दे दिया और बोला, बुलाओ अपनी बहन को। लिप्सा उस लड़के को देख के मुस्कुराए और बोली, शो। और उसने तिया को कॉल लगाया। तिया ने कॉल उठाया तो लिप्सा रोने का नाटक करते हुए बोली, तिया प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तिया ने लिप्सा को रोते हुए सुना तो वो घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ दी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? लिप्सा ने बुरी तरह से रोते हुए जवाब दिया, प्लीज जल्दी से नाइट क्लब आ जाओ, मुझे बचा लो तिया प्लीज। तिया हड़बड़ा गई और बोली, मैं आ रही हूँ। ये सुन के लिप्सा ने फोन काट दिया और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उसने उन लड़कों को देख के बोला, वो आ रही है। एक लिप्सा थी जो अपनी बहन की जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही थी और एक तिया थी जो लिप्सा को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नाइट क्लब बाज जा रही थी। तिया लिप्सा को इसलिए नहीं बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। तिया नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। तिया कई बार वहां आ चुकी थी क्योंकि अक्सर लिप्सा नशे में धुत रहती थी, तो उसे वापस घर ले जाने के लिए तिया ही आती थी। वो अंदर गई, उसे लिप्सा दिखी, वो उसे देख के हैरान हो गई। लिप्सा वहां एकदम नॉर्मल बैठी लोगों से बात कर रही थी। तिया लिप्सा के पास गई और उसने पूछा, दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? तिया को देख के लिप्सा ने राहत की सांस ली। लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है। लिप्सा उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था। अंदर जाकर उसने तिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। तिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। उन चारों की भयानक हंसी सुन के तिया के दिल और दिमाग में डर का तूफान उठने लगा और तिया दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच नहीं पाए। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने पास ले आया।
तिया खुद को छुड़ाने के लिए लाख मिन्नतें कर रही थी पर उस लड़के ने उसकी एक न सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। तिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर बा के शोर शराबे में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दी दी बचाओ, दी बचाओ, दी, तिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला, ज्यादा चिल्ला मत, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना? आज इस घमंड को तोड़ देंगे। एक लड़के ने तिया के कपड़े की बाजू फाड़ दी। तिया रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। तिया का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी दरवाजा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। टिया ने भी देखा, उन्हें फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा, एक आदमी अंदर आ गया था। तिया के मन में एक उम्मीद जागी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। बस इतना दिख रहा था कि उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, एक वाइट शर्ट और साथ में ब्लैक टाई। उस आदमी ने तिया को देखा। तिया की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का इस अजनबी को धमकाते हुए बोला, तुम जो भी हो यहां से चले जाओ। इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में खरीदा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूं। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तिया रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज गूंजी। ये सुनकर तिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मेयर का लड़का बोला, तेरा टाइम हो गया हीरो, अब हमें अपनी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेने दे। वो आदमी मुड़ के जाने लगा। वो चारों फिर से तिया की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का जिसने पहले से तिया के पैर पकड़ रखे थे वो उसको देख के बहुत ही गंदी तरह से हंसता हुआ बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। तिया डर के मारे बेहोश हो गई। तभी मेयर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 10 कदम दूर जा गिरा। उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए। और देखते ही देखते उस आदमी ने चारों लड़कों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख दिए थे ना तुमने इसके लिए, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूं। अपना इलाज करा लेना और इस रात को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी वहां 5 आदमी और आ पहुंचे। ये लोग इसी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उनमें से एक बोला, कोई तूफान आया है क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और अब भी नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने तिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और तिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। इसको अपने साथ ले चलते हैं, जब इसको होश आ जाएगा तो इसको इसके घर छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? वो आदमी बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं। उसने तिया को अपने बाहों में उठा लिया। वो लोग वहां से बाहर निकल गए। बाहर 4 to 5 लग्जरी मर्सिडीज खड़ी थी। एक आदमी ने उस काले सूट वाले के लिए एक मर्सिडीज का दरवाजा खोला और वो खतरनाक आदमी टिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी में बैठ गया और उसके आदमियों ने दरवाजा बंद कर दिया। देखते ही देखते गाड़ियों का काफिला धूल का गुबार उड़ाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। इस काले सूट वाले के बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसके पलक झपकाने से ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे। कौन था ये काले सूट वाला और उसने तिया को क्यों बचाया? कोई मसीहा था, या ये भी था कोई शैतान जिसके चंगुल में अब तिया फंस चुकी थी? क्या तिया अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म से बच पाएगी? क्या उसकी जिंदगी में भी खुशियों की सुबह होगी? अश्वथ के रूम में घुसते ही वो हैरान हो गई। अश्वथ के बेडरूम में लड़की। अपनी हैरानगी को जाहिर करते हुए वो बोली, क्या बात है? सबको लगता है कि आप गे हो, मुझे भी यही लगता था पर आप तो। बीच में ही बात काटते हुए अश्वथ बोला, डॉक्टर नैना, मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, मेरे गे होने या ना होने का पता लगाने के लिए नहीं। आप प्लीज अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये कहकर अश्वथ अपने बेडरूम से अटैच्ड बार में चला गया। वहां जाकर वो वाइन पीने लगा। उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। एक अच्छा आइडिया मिल गया था उसे चारवी सहाय से शादी ना करने का। चारवी सहाय से शादी ना करने की उसकी बहुत बड़ी वजह थी। चारवी जितनी अच्छी दिखती थी उतनी अच्छी थी नहीं और अश्वथ लोगों की नीयत को बहुत अच्छे से पहचान लेता था और चारवी भी उसकी नज़रों से नहीं बच पाई थी। पर चारवी ने उसके दादाजी का दिल जीत लिया था, तो चारवी से शादी ना करने की सिर्फ एक ही वजह थी जो उसके दादाजी को मंजूर होती कि वो किसी और से शादी करना चाहता है। उसने तिया की फोटो क्लिक कर रखी थी और कुछ देर पहले ही अपने डिटेक्टिव विक्टर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। तिया फिलहाल उसके लिए खुद को चारवी से बचाने वाली तलवार थी।
आखिर क्या है ये खेल जिसमें तिया फंसती जा रही है, क्यों उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा रहा है अश्वथ। क्या होगा जब वो बेहोशी से जागेगी और कैसे बच के निकल पाएगी मासूम तिया। शहर के सबसे बड़े आदमी के पंजों भले देर रात, आर्यन पैलेस। अश्वथ खिड़की पे खड़ा बाहर काले आसमान को देख रहा था और सोच रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। हालांकि इस प्लान से तिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, पर उसकी जिंदगी एक झटके में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक तरफ तो तिया के लिए अश्वथ हित आर्यन एक मसीहा था, जिसने उसकी इज्जत बचा ली थी, पर दूसरी तरफ अश्वथ किसी राक्षस से कम नहीं था। वो बहुत खतरनाक था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो सिर्फ वही जानता था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छनती हुई तिया के चेहरे पर पड़ने लगी, तो उसकी आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक अनजान घर में है, वो घबरा के तुरंत उठ गई। उसने देखा कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, तो उसने खुद को जल्दी से ब्लैंकेट से ढक लिया। दरअसल उसके घावों पर दवाई लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तभी तिया की नज़र अश्वथ पर पड़ी और वो उसे देखती ही रह गई। उसने जिंदगी में इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। तिया उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अश्वथ बेडरूम के सोफे पर बैठा अपने गोद में लैपटॉप लिए काम कर रहा था। फिर एकदम से तिया को रात की वारदात याद आई और उसे अपनी हालत का एहसास हुआ, तो वो घबरा गई और उल्टा पुल्टा सोचने लगी। क्या जिसने उसे बचाया था उसी ने उसका फायदा भी उठाया था। अश्वथ का ध्यान अपने लैपटॉप पर से हटा और उसने देखा कि तिया जाग गई है, तो तुम उठ गई। वो लैपटॉप कॉफी टेबल पे रखते हुए बोला। तिया का चेहरा देखते ही वो समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। वो उठकर उसकी तरफ आने लगा तो तिया घबरा गई और उसने ब्लैंकेट कसकर पकड़ लिया और पीछे सरकने लगी। अश्वथ बेड के पास आया और बोला, तुम्हारे कपड़े मेरी मेड ईशना ने चेंज कर दिए थे और तुम्हारे घावों पर दवाई लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तुम्हारे साथ कुछ भी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तिया ने डरते हुए पूछा, क्या कल रात आपने मेरी जान बचाई थी? अश्वथ एकदम से बोला, तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? तिया समझ गई और हिचकिचाते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते तो। तिया जज्बाती हो रही थी, लेकिन अश्वथ ने तिया की बात को बीच में ही काट दिया और सीधे सीधे बोला, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़? जानती हो ना कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अश्वथ अपना जाल फेंक चुका था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अगर जिंदगी भर भी कमाओगी तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है, तो जाहिर सी बात है अब तुम मेरी चीज हो, और अगर तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इसीलिए बता रहा हूं कि लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं। तिया डरकर सर से पांव तक कांपने लगी। तिया सोचने लगी, 1 करोड़ मेरे लिए तो 1000 भी बड़ी बात है। यह आदमी ठीक ही तो कह रहा है, मैं अगर जिंदगी भर भी कमाऊंगी तो भी 1 करोड़ इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी। तभी अश्वथ उसकी आंखों के सामने चुटकी बजा उसे वापस होश में लाते हुए बोला, समझ में आया मैंने क्या कहा? तुम अब मेरी चीज हो, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे पता है तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है, तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसा काम? ये शब्द एकदम से तिया के मुंह से निकले। अश्वथ उसको घूरते हुए बोला, कर्ज मेरा है तुम पर, सवाल मैं करूंगा, तुम सिर्फ कहोगी हाँ, समझी? तिया डर गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो और कर भी क्या सकती थी? वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। अश्वथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, वेरी गुड, बाथरूम में जाओ और जाकर नहा लो। जाओ। तिया कंफ्यूज्ड थी, डरी हुई थी, उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर ओढ़ा हुआ था। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और कहा, और इस बार थोड़े गुस्से में कहा, गो डॉट नाउ। तिया डरते डरते ब्लैंकेट को लपेटे हुए बिस्तर से उतरी। तभी एक झटके से अश्वथ ने अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और तिया को अपनी बाहों में उठा लिया। घबराहट में तिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अश्वथ सीधे उसे बाथरूम में ले गया और उसे जाकर बाथटब में लिटा दिया। तिया समझ नहीं पाई थी कि पिछले 10 सेकंड में हुआ क्या था। अश्वथ उसको बेशर्मों की तरह देख रहा था। उसने पूछा, खुद नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? और यह कहकर उसने ब्लैंकेट का एक कोना पकड़ा। टिया बहुत ज्यादा डर गई और उसने पूरी जान लगा के ब्लैंकेट को पकड़ लिया। वो रोने ही वाली थी कि अश्वथ ने ब्लैंकेट छोड़ दिया और कहा, कपड़े वहां रखे हैं और तुम्हारी जरूरत का बाकी सारा सामान है, तुम्हारे हिसाब से हीटर में पानी भी गर्म है। टिया थोड़ी सी शांत हुई तो उसने चारों तरफ देखा। उस साफ आलीशान कस्टम मेड बाथरूम को देख के वो हैरान थी।
आधे घंटे बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला और तिया नहा के तैयार होकर बाहर आई, अश्वथ कमरे में बैठा तिया के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था जो विक्टर ने भेजी थी। उसने नजरें उठाकर देखा, तिया बाथरूम के दरवाजे पे खड़ी थी। अश्वथ ने पहले ही उसके लिए कंफर्टेबल कपड़े रखवा दिए थे जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो। तिया उन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ बोला, वहां क्यों खड़ी हो? तिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अश्वथ उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो, नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गूंगे बहरे की तरह बिहेव करते हैं। तिया डर गई और धीरे सी आगे बढ़ने लगी। अश्वथ उसकी कछुए की सी चाल देखकर इरिटेट हुआ और बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे पास पहुंचने में तुम्हें 4 साल लगेंगे। तिया जल्दी से अश्वथ के सामने आके किसी आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अश्वथ उसका टीचर है जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अश्वथ ने उसे सर से पांव तक देखा और बोला, भूख लगी है? तिया ने कुछ नहीं बोला। अश्वथ समझ गया था कि तिया बहुत ही सकुचाई लड़की है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी। लैपटॉप एक तरफ रख के वो खड़ा हो गया और तिया की तरफ बढ़ने लगा। तिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि अश्वथ उससे बहुत ज्यादा लंबा था और उसके सामने वो एक चुहिया की तरह लग रही थी। वैसे तिया की हाइट भी अच्छी थी पर वो सिर्फ अश्वथ के सीने तक ही पहुंच रही थी। तभी अश्वथ ने कहा, अब अच्छी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। तिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए जहां पर उसके दादाजी, उसका भाई, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और चीफ बॉडीगार्ड ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। अश्वथ और तिया को आते देखकर आदित्य एक्साइटेड हो गया और बोला, दादाजी लो मेरे भाई और भाभी आ गए। दादाजी ने अपने पोते और तिया को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अश्वथ ने डाइनिंग टेबल पर सबको देखा और आके अपनी चेयर पर बैठ गया, पर तिया खड़ी रही। ये देखकर दादाजी को बड़ा अटपटा लगा और वो तिया से बोले, अरे बेटा डरो मत, बैठो। फिर उन्होंने अश्वथ को देखा और उसे टोकते हुए कहा, तुम खुद आकर बैठ गए, पहले उसे बिठाओ। अश्वथ, अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कौन करता है? आदित्य बोला, भाई ऐसे कौन करता है? तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हक्की बक्की डरी सहमी सबको देख रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी तरह के पैरानॉर्मल वर्ल्ड में तो नहीं पहुंच गई है। अश्वथ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने तिया को देखा और बोला, बैठ जाओ। तिया तब भी वैसे ही जड़ खड़ी रही। तभी अश्वथ ने तिया का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर अपने पास बिठा लिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। इतना हेल्दी और शाही ब्रेकफास्ट स्प्रेड तिया ने पहली बार देखा था। उसे बहुत भूख ही लगी थी पर वो खाने में संकोच कर रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। तिया चुपचाप दादाजी की बात सुनती रही पर उसकी खाने को छूने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो कि एक ही फूंक में उड़ जाओगी। ये सुनते ही आदित्य को शरारत सूझी और खाना छोड़कर उसने तिया को फूंक मारी। टेबल पर बैठे सभी सदस्य उसकी इस हरकत से हैरान थे। तिया को भी ये बड़ा अजीब लगा। आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी आप तो कह रहे थे कि उड़ जाएगी, पर ये तो यहीं पर है। आपका लॉजिक गलत निकला। भले ही मेरी भाभी दुबली पतली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी एक फूंक में उड़ा देगा। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए। तभी अश्वथ ने तिया के कहा, खाना खाओ अच्छे से। उसने जानबूझकर सर्वेंट से तिया को ज्यादा ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा था ताकि तिया पेट भर के खा सके। तिया धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। खाते हुए तिया की नजर आदित्य पर पड़ी जो बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा था और एकदम से उसकी हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। तिया हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सबने आदित्य को देखा जो बस खाए जा रहा था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वो और उसका ब्रेकफास्ट। दादाजी और अश्वथ को छोड़कर सब हंसने लगे। फिर आदित्य ने सबको हंसता हुआ देखा और बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो, कोई जोकर देख लिया क्या? तो प्रत्यूष अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओ माय गॉड आदि, तुम ऐसे खाना खाते हो, सो फनी। आदित्य बोला, इसमें फनी क्या है, ये तो मेरा स्टाइल है। फिलहाल वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। ये किस अजीब परिवार में फंस गई थी तिया? क्या चाहता था अश्वथ तिया से? कल तक कॉलेज जाने वाली तिया की शादी की बातें शुरू हो गई थी, वो भी मौत के देवता के साथ। क्या होगा तिया की मायूस जिंदगी का आने वाला कल? देर रात, आर्यन पैलेस। अश्वथ खिड़की पे खड़ा बाहर काले आसमान को देख रहा था और सोच रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था।
हालांकि इस प्लान से तिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, पर उसकी जिंदगी एक झटके में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक तरफ तो तिया के लिए अश्वत्थ हितार्यन एक मसीहा था, जिसने उसकी इज्जत बचा ली थी, पर दूसरी तरफ अश्वत्थ किसी राक्षस से कम नहीं था। वो बहुत खतरनाक था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो सिर्फ वही जानता था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छनती हुई तिया के चेहरे पर पड़ने लगी, तो उसकी आंख खुली, उसने चारों तरफ देखा और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक अनजान घर में है, वो घबरा के तुरंत उठ गई। उसने देखा कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, तो उसने खुद को जल्दी से ब्लैंकेट से ढक लिया। दरअसल उसके घावों पर दवाई लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तभी तिया की नज़र अश्वत्थ पर पड़ी और वो उसे देखती ही रह गई। उसने जिंदगी में इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। तिया उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अश्वत्थ बेडरूम के सोफे पर बैठा अपने गोद में लैपटॉप लिए काम कर रहा था। फिर एकदम से तिया को रात की वारदात याद आई और उसे अपनी हालत का एहसास हुआ, तो वो घबरा गई और उल्टा पुल्टा सोचने लगी, क्या जिसने उसे बचाया था उसी ने उसका फायदा भी उठाया था। अश्वत्थ का ध्यान अपने लैपटॉप पर से हटा और उसने देखा कि तिया जाग गई है, तो तुम उठ गई। वो लैपटॉप कॉफी टेबल पे रखते हुए बोला। तिया का चेहरा देखते ही वो समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। वो उठकर उसकी तरफ आने लगा तो तिया घबरा गई और उसने ब्लैंकेट कसकर पकड़ लिया और पीछे सरकने लगी। अश्वत्थ बेड के पास आया और बोला, तुम्हारे कपड़े मेरी मेड इशना ने चेंज कर दिए थे और तुम्हारे घावों पर दवाई लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तुम्हारे साथ कुछ भी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तिया ने डरते हुए पूछा, क्या कल रात आपने मेरी जान बचाई थी? अश्वत्थ एकदम से बोला, तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? तिया समझ गई और हिचकिचाते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते तो। तिया जज्बाती हो रही थी, लेकिन अश्वत्थ ने तिया की बात को बीच में ही काट दिया और सीधे सीधे बोला, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़? जानती हो ना कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अश्वत्थ अपना जाल फेंक चुका था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अगर जिंदगी भर भी कमाओगी तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है, तो जाहिर सी बात है अब तुम मेरी चीज हो, और अगर तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इसीलिए बता रहा हूं कि लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं। तिया डरकर सर से पांव तक कांपने लगी। तिया सोचने लगी, 1 करोड़ मेरे लिए तो 1000 भी बड़ी बात है। यह आदमी ठीक ही तो कह रहा है, मैं अगर जिंदगी भर भी कमाऊंगी तो भी 1 करोड़ इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी। तभी अश्वत्थ उसकी आंखों के सामने चुटकी बजा उसे वापस होश में लाते हुए बोला, समझ में आया मैंने क्या कहा। तुम अब मेरी चीज हो, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे पता है तुम्हारे घरवालों को तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है, तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसा काम? ये शब्द एकदम से तिया के मुंह से निकले। अश्वत्थ उसको घूरते हुए बोला, कर्ज मेरा है तुम पर, सवाल मैं करूंगा, तुम सिर्फ कहोगी हाँ, समझी। तिया डर गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो और कर भी क्या सकती थी? वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। अश्वत्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, वेरी गुड, बाथरूम में जाओ और जाकर नहा लो। जाओ। तिया कंफ्यूज्ड थी, डरी हुई थी, उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर ओढ़ा हुआ था। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और कहा, और इस बार थोड़े गुस्से में कहा, गो डॉट नाउ। तिया डरते डरते ब्लैंकेट को लपेटे हुए बिस्तर से उतरी। तभी एक झटके से अश्वत्थ ने अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और तिया को अपनी बाहों में उठा लिया। घबराहट में तिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अश्वत्थ सीधे उसे बाथरूम में ले गया और उसे जाकर बाथटब में लिटा दिया। तिया समझ नहीं पाई थी कि पिछले 10 सेकंड में हुआ क्या था। अश्वत्थ उसको बेशर्मों की तरह देख रहा था। उसने पूछा, खुद नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? और यह कहकर उसने ब्लैंकेट का एक कोना पकड़ा। टिया बहुत ज्यादा डर गई और उसने पूरी जान लगा के ब्लैंकेट को पकड़ लिया। वो रोने ही वाली थी कि अश्वत्थ ने ब्लैंकेट छोड़ दिया और कहा, कपड़े वहां रखे हैं और तुम्हारी जरूरत का बाकी सारा सामान है, तुम्हारे हिसाब से हीटर में पानी भी गर्म है। टिया थोड़ी सी शांत हुई तो उसने चारों तरफ देखा। उस साफ आलीशान कस्टम मेड बाथरूम को देख के वो हैरान थी। आधे घंटे बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला और टिया नहा के तैयार होकर बाहर आई, अश्वत्थ कमरे में बैठा टिया के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था जो विक्टर ने भेजी थी। उसने नजरें उठाकर देखा, टिया बाथरूम के दरवाजे पे खड़ी थी। अश्वत्थ ने पहले ही उसके लिए कंफर्टेबल कपड़े रखवा दिए थे जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो।
तिया उन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ बोला, वहां क्यों खड़ी हो? तिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अश्वथ उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो, नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गूंगे बहरे की तरह बिहेव करते हैं। तिया डर गई और धीरे सी आगे बढ़ने लगी। अश्वथ उसकी कछुए की सी चाल देखकर इरिटेट हुआ और बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे पास पहुंचने में तुम्हें 4 साल लगेंगे। तिया जल्दी से अश्वथ के सामने आके किसी आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अश्वथ उसका टीचर है जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अश्वथ ने उसे सर से पांव तक देखा और बोला, भूख लगी है? तिया ने कुछ नहीं बोला। अश्वथ समझ गया था कि तिया बहुत ही सकुचाई लड़की है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी। लैपटॉप एक तरफ रख के वो खड़ा हो गया और तिया की तरफ बढ़ने लगा। तिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि अश्वथ उससे बहुत ज्यादा लंबा था और उसके सामने वो एक चुहिया की तरह लग रही थी। वैसे तिया की हाइट भी अच्छी थी पर वो सिर्फ अश्वथ के सीने तक ही पहुंच रही थी। तभी अश्वथ ने कहा, अब अच्छी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। तिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए जहां पर उसके दादाजी, उसका भाई, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और चीफ बॉडीगार्ड ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। अश्वथ और तिया को आते देखकर आदित्य एक्साइटेड हो गया और बोला, दादाजी, लो मेरे भाई और भाभी आ गए। दादाजी ने अपने पोते और तिया को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अश्वथ ने डाइनिंग टेबल पर सबको देखा और आके अपनी चेयर पर बैठ गया, पर तिया खड़ी रही। ये देखकर दादाजी को बड़ा अटपटा लगा और वो तिया से बोले, अरे बेटा डरो मत, बैठो। फिर उन्होंने अश्वथ को देखा और उसे टोकते हुए कहा, तुम खुद आकर बैठ गए, पहले उसे बिठाओ। अश्वथ, अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कौन करता है? आदित्य बोला, भाई ऐसे कौन करता है? तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हक्की बक्की डरी सहमी सबको देख रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी तरह के पैरानॉर्मल वर्ल्ड में तो नहीं पहुंच गई है। अश्वथ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने तिया को देखा और बोला, बैठ जाओ। तिया तब भी वैसे ही जड़ खड़ी रही। तभी अश्वथ ने तिया का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर अपने पास बिठा लिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। इतना हेल्दी और शाही ब्रेकफास्ट स्प्रेड तिया ने पहली बार देखा था। उसे बहुत भूखी लगी थी पर वो खाने में संकोच कर रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। तिया चुपचाप दादाजी की बात सुनती रही पर उसकी खाने को छूने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो कि एक ही फूंक में उड़ जाओगी। ये सुनते ही आदित्य को शरारत सूझी और खाना छोड़कर उसने तिया को फूंक मारी। टेबल पर बैठे सभी सदस्य उसकी इस हरकत से हैरान थे। तिया को भी ये बड़ा अजीब लगा। आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी आप तो कह रहे थे कि उड़ जाएगी, पर ये तो यहीं पर है। आपका लॉजिक गलत निकला। भले ही मेरी भाभी दुबली पतली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी एक फूंक में उड़ा देगा। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए। तभी अश्वथ ने तिया के कहा, खाना खाओ अच्छे से। उसने जानबूझकर सर्वेंट से तिया को ज्यादा ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा था ताकि तिया पेट भर के खा सके। तिया धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। खाते हुए तिया की नजर आदित्य पर पड़ी जो बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा था और एकदम से उसकी हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। तिया हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सबने आदित्य को देखा जो बस खाए जा रहा था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वो और उसका ब्रेकफास्ट। दादाजी और अश्वथ को छोड़कर सब हंसने लगे। फिर आदित्य ने सबको हंसता हुआ देखा और बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो, कोई जोकर देख लिया क्या? तो प्रत्यूष अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओ माय गॉड आदि, तुम ऐसे खाना खाते हो, सो फनी। आदित्य बोला, इसमें फनी क्या है, ये तो मेरा स्टाइल है। फिलहाल वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। ये किस अजीब परिवार में फंस गई थी तिया? क्या चाहता था अश्वथ तिया से? कल तक कॉलेज जाने वाली तिया की शादी की बातें शुरू हो गई थी, वो भी मौत के देवता के साथ। क्या होगा तिया की मायूस जिंदगी का आने वाला कल? प्रत्यूष बोला, ओह रियली बॉस? उद्धरण चिन्ह। ओजस प्रत्यूष की बात से हिम्मत लेते हुए बोला, और नहीं तो क्या, एक बात बताओ, आपके और यंग मैडम के बीच कुछ हुआ भी या नहीं? आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, भाई जल्दी बताओ ना, मैं चाचा बनने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। ये सुनकर अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। अभ्रम बोला अश्वथ की बात को नकारते हुए बोला, बैड मैनर्स गया भाड़ में, हमें जवाब चाहिए, अभी के अभी।
एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया, फिर लगे हाथ दूसरे दिन शादी भी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि उसे तुम पसंद करते होगे पहले से ही। अश्वत्थ सबसे परेशान होते हुए बोला, मैं उसे नहीं जानता, बस इतना बता सकता हूँ कि फिलहाल मेरे पास उसके साथ रहने का एक सॉलिड रीजन है। वो मेकअप की दुकान चारवी सहाय, एम आई राइट? जैसे ही यह बात कमरे में गूंजी, सबने देखा कि यह कौन बोला। ये बात रचित के मुंह से निकली थी। अश्वत्थ ने गुस्से से घूर के रचित को देखा। प्रत्यूष एकदम चिढ़ गया और नाराज होते हुए बोला, क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। वैसे ही उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। उस चालबाज औरत का जिक्र मत किया करो यार। आदित्य कंफ्यूज्ड था, उसने अश्वत्थ से पूछा, तो क्या चारवी सहाय से पीछा छुड़ाने के बाद आप मेरी इतनी प्यारी और छोटी सी भाभी को छोड़ देंगे? अश्वत्थ ने गुस्से से बोला, ऐसा किसने कहा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूं? मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ता, ये सबको पता है। ओरियन ने अश्वत्थ से पूछा, वैसे आपको नहीं लगता कि यंग मैडम बच्ची जैसी दिखती है? ओरियन की बात को सपोर्ट करते हुए ओजस बोला, हाँ उसकी एज पता कर लेना यार, क्या पता 18-19 की निकली तो। वो 23 साल की है। अश्वत्थ ने चिल्ला के कहा। ओरियन बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस पूछ रहा था। वो 23 की, तुम 33 के, वाह क्या बात है, इतनी छोटी लड़की। अश्वत्थ इस बात से बिल्कुल ही चिढ़ गया और बोला, क्यों? खुश नहीं हो तुम लोगों को सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। प्रत्यूष हंसते हुए बोला, भाई हम तो तुम्हारे बच्चे देखने के बाद ही शादी करेंगे। अश्वत्थ अपनी इस फौज से परेशान हो चुका था, उसने मन ही मन सोच कि उसने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जो उसे ऐसे दबंग बागड़ बिल्ले मिले हैं। रचित फिर अपने शरारती अंदाज में बोला, बताए ना बॉस। और दांत दिखाते हुए हंसने लगे। अश्वत्थ उसे डांटते हुए बोला, बत्तीसी दिखाना बंद करो, वो अभी बहुत छोटी है और अभी तक उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस समय ये सारी बातें करना सही नहीं है। अहीम को अश्वत्थ की बात समझ आई और वो बोला, बात तो सही है पर यंग मैडम का नाम क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए सब अश्वत्थ को देखने लगे। ये सुनकर अश्वत्थ ने एक फाइल दी जिसमें तिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। अहीम ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा, तिया आनंद अग्रवाल। उद्धरण चिन्ह। ओजस ने पूछा, और आगे? और इससे पहले कि अहीम आगे पढ़े ओजस ने उससे फाइल ले ली और खुद पढ़ने लगा। नाम तिया आनंद अग्रवाल। पिता हृदय अग्रवाल। माँ उज्ज्वल आनंद। क्या? अहीम जोर से चिल्लाया और उसने हैरान होते हुए पूछा, माँ का नाम उज्ज्वल आनंद? ओ माय गॉड, उज्ज्वल आनंद। ये सुनकर ओरियन बोला, उज्ज्वल आनंद? ओ नो, मतलब यंग मैडम फेमस आर्टिस्ट उज्ज्वल आनंद की बेटी है। पता है, मेरे डैड उनके बहुत बड़े फैन थे, वो जो भी पेंटिंग बनाती थी ना, ऐसा लगता था कि वो अभी जी उठेगा। मेरे डैड तो उनकी हर पेंटिंग खरीदते थे, पर बहुत सालों पहले, जब वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनने ही वाली थी तब अचानक वो गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह। आदित्य जो अब बहुत एक्साइटेड था वो बोला, हमारे पास भी उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, मॉम ने खरीदी थी। सबकी बात को ध्यान से सुनता हुआ अश्वत्थ बोला, उज्ज्वल आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सब शॉक्ड रह गए। अहीम फाइल को आगे पता रहा और हैरान होते हुए बोला, यंग मैडम की सौतेली माँ और सौतेली बहन भी है। ये क्या चक्कर है? और ये हृदय अग्रवाल तो बड़ा कमीना निकला, शादीशुदा होते हुए भी मिस आनंद के साथ चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उनके लिए। ओ माय गॉड, प्यार लोगों से क्या क्या करवाता है। और एक और बहुत खास बात, यंग मैडम उनकी नाजायज औलाद है। क्या है सच तिया की माँ का? क्यों छोड़ दिया उसने अपनी फूल जैसी बेटी को हृदय के पास? और यह सारी जानकारी आखिर क्यों इकट्ठी कर रहा है अश्वत्थ? और चाहता क्या है अश्वत्थ तिया से?